और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा है। अभी जब मैं आया तो तीसरा विकेट गिरा और उम्मीद यही है कि 315 रन जो हमने बनाया काफ़ी, हालांकि मुझे ऐसा लगता था एक वक्त कि शायद हम 375 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 4 विकेटों का गिरना और फिर वही लास्ट में स्लो खेलना, तो 315 का टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी है बांग्लादेश के लिए। तो आज जीतते ही हम सेमीफाइनल में पहुँचेंगे। उसके बाद लास्ट मैच श्रीलंका से है। कल इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। कल पता चलेगा कि जो चौथी टीम है सेमीफाइनल की वो कौन सी होगी। इंग्लैंड होगी, पाकिस्तान होगी, हालांकि बांग्लादेश के भी चांस है, लेकिन बांग्लादेश अगर आज हार गई तो बाहर ही है। तो खैर, वर्ल्ड कप का भी तो बुखार चलता रहेगा। बात करते हैं कहानी की। आज की कहानी एक्चुअली कई चीज़ों को एक साथ समेटे हुए है। 1967 में अरब और इजराइल के बीच एक वॉर शुरू हुआ था। सारे अरब मुल्क एक तरफ थे, इजराइल एक तरफ। काफ़ी लड़ाई हुई और उसको हम लोग मतलब अरब इजराइल युद्ध भी कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे मुल्क थे, शामिल थे, और इस लड़ाई में इजराइल की जीत होती है, अरब कंट्रीज़ की हार होती है। और जब ये हार होती है तो यहीं से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं पूरे अरब में, और कई नई चीज़ें होती हैं। उसी में से एक कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी सामने आता है, जो उसके बाद 42 साल तक 42 ईयर्स लीबिया पे हुकूमत करता है। लेकिन 42 ईयर्स हुकूमत करना, उससे पहले कर्नल गद्दाफ़ी क्या था, और मैं ये कहानी पूरी बताऊं। कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं। सिर्फ कर्नल गद्दाफ़ी का पूरा नाम क्या था ये आप सुन लीजिए। एक फ़िल्म याद आ रही है मुझे, जिसमें वो डायलॉग था कि मैं बस नाम बताऊंगा और गोवा पहुंच जाएंगे। शायद धमाल फिल्म थी। तो इस नाम को आज जब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ वैसे ही मिलता है। ये गद्दाफ़ी का पूरा नाम है सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल सलाम बी हुमायद बिन अबू मानेर बिन हुमायद बिन नाइल अल-फुहशी गद्दाफ़ी, ये पूरा नाम है। अब गद्दाफ़ी के साथ हमेशा हम लोग कर्नल लगाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि कर्नल गद्दाफ़ी का खिताब कर्नल जो है वो गद्दाफ़ी ने खुद अपने आप को दिया था। तो 1967 में अरब इजराइल की युद्ध होती है। इन दोनों के बीच में अरब की हार होती है, इजराइल जीतता है। उसके बाद कई देशों पे इसका असर पड़ता है, और जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो लीबिया पर पड़ता है, क्योंकि तब लीबिया में राजशाही थी और इदरीस वहाँ के शासक थे और काफ़ी टाइम से थे। तो लोगों में उस शासन को लेके एक तो गुस्सा भी था, और दूसरा कि इजराइल की हार के लिए बहुत सारे लोग इदरीस को भी जिम्मेदार मानते थे, जो लीबिया के शासक थे। और तब इदरीस की जब सरकार थी, जब वो राजा थे, उस वक्त लीबिया की आर्मी में गद्दाफ़ी जो है वो कैप्टन के तौर पे काम कर रहे थे सेना में। तो गद्दाफ़ी कैप्टन के तौर पे सेना में, हार हो गई 67 में। लोगों में गुस्सा आया इदरीस को लेकर, लीबिया की जनता में, आवाम में, और इस गुस्से को भांप लिया गद्दाफ़ी ने। और गद्दाफ़ी ने फिर एक पूरी प्लानिंग की कि कैसे तख्ता पलट किया जाए। इसी दौरान में 1969 में इदरीस अपने इलाज के लिए विदेश जाते हैं, तुर्की। और विदेश में रहते हुए जब वो विदेश में, तो कर्नल गद्दाफ़ी जो है इधर अपने साजिश को पूरा फैला रहा था और धीरे धीरे सब लोगों को इकट्ठा किया, और लीबिया में तख्ता पलट की पूरी तैयारी हो गई। इसके बाद जैसे ही तुर्की से इदरीस वहाँ के शासक लौटते हैं, तो कहते हैं कि बताया जाता है कि 2 ही सूरत है, आप गद्दी से उतर जाओ और लीबिया छोड़कर किसी भी देश में जाके पनाह ले लो, और वरना फिर यहाँ पे ये कि एक तो तख्ता पलट होगा, फिर जान दी जाएगी। कहते हैं कि इदरीस इन चीज़ों को भाप गए, वो मान गए और वो तैयार हो गए लीबिया छोड़ने के लिए। तो लीबिया छोड़ दिया। उसके बाद रेडियो पे अनाउंसमेंट होता है पहली बार लीबिया में कि इदरीस की हुकूमत जो है अब चली गई। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इस तख्ता पलट के पीछे असली कौन है और नया शासक कौन होगा। 7 दिन तक ये राज बना रहा, इदरीस के सत्ता छोड़ने और उनको हटाने के बावजूद। 7 दिन बाद 1 सितंबर 1969, 1 सितंबर 1969 को ये ऐलान हुआ कि गद्दाफ़ी जो है वो अब लीबिया का नया शासक है। पहली बार लोगों को पता चला, आर्मी में कैप्टन। इसके बाद गद्दाफ़ी ने लोगों के नाम संदेश भी दिया और ये बताया कि किस तरह से लोगों के अधिकार और ये सारी चीज़ें थी।
गद्दाफ़ी की सोच को लेके वहाँ की लीबिया की आवाम भी बड़ी खुश थी कि चलो कुछ नया आया, आज़ादी मिलेगी। और ख़ास तौर पर गद्दाफ़ी को लेके वहाँ के लोगों की राय इसलिए भी अलग थी क्योंकि तब गद्दाफ़ी जो था वो मिस्र के जो प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर, उनसे बड़ा इंस्पायर्ड था और अब्दुल नासिर की इमेज बड़ी अच्छी थी और ये सबको पता था कि गद्दाफ़ी नासिर का फॉलोअर्स है, तो लगा कि नासिर के टाइप पे ही ये भी काम करेगा। गद्दाफ़ी ने कुर्सी संभाली, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, यहाँ तक कि गद्दाफ़ी जो है वो उसने बहुत सारी चीज़ें बदली राजशाही से हटकर। उसकी पुरानी एक कार हुआ करती थी, वो उस कार में चलता। गद्दाफ़ी की जो बीवी थी वो ख़ुद जाकर शॉपिंग करती एक आम महिला के नाते लीबिया में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी लोगों को अपील कर रही थी कि चलो एक तो आया जो इस तरह का नहीं है और जो एकदम आम लोगों जैसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीता और गद्दाफ़ी एक निरंकुश शासक बनता गया। जब उसे पावर और सत्ता का एहसास हुआ, ताकत का, तो फिर उसने जुल्म करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले उसने दो चीज़ की। गद्दाफ़ी का जो असल में कई फेज़ में आप उसकी लाइफ देख सकते हैं। एक फेज़ ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग तारीफ़ भी करते हैं, जो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो की थी, लीबिया में तेल का भंडार है और लीबिया इस मामले में काफ़ी धनी है। लेकिन इदरीस के टाइम में वो जो तेल के सारे भंडार थे वो सारे विदेशी कंपनियों का उनके ऊपर कंट्रोल था और विदेशी कंपनी अपने मनमर्जी के हिसाब से वो चलाती थी, तेल निकालती थी और उसी हिसाब से मार्केट में सारा रेट ये फिक्स होता था। कर्नल गद्दाफ़ी जब आया उसके बाद ये हुआ कि इकोनॉमी को सुधारना है तो जो सबसे बड़ी दौलत है उनके पास तेल, उसका कुछ सही ढंग से कुछ करना पड़ेगा। तो कर्नल गद्दाफ़ी ने तेल कंपनियों से सीधे जो वहाँ पे उस वक्त तक इदरीस के टाइम से काम कर रहे थे, साफ साफ कहा कि अब नए समझौते होंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना है, अगर नहीं करना तो आप सब बाहर चले जाओ। उसमें सारी बड़े बड़े मुल्कों की कंपनियाँ थीं और वो जो नई शर्तें थीं वो लीबिया के लोगों के लिए अच्छा था। मजबूरी में सारे लोगों ने शर्तें मानी, तेल कंपनियों ने, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि लीबिया को बहुत सारे पैसे आने लगे। लीबिया की इकोनॉमी जो है वो अचानक अच्छी होने लगी और उस ज़माने में इसको पेट्रो बूम कहते थे और ये लीबिया की देन थी कि एक पेट्रो बूम आ गया। और ये सिर्फ कर्नल गद्दाफ़ी की सोच थी, क्योंकि अब तक लग रहा था विदेशी कंपनियां, जो तेल कंपनियां, वो लूट रही हैं लीबिया को, पर उसने अपनी शर्तों के हिसाब से, अपने रेट्स के हिसाब से सब कुछ किया तो पूरी इकोनॉमी सुधरने लगी। बाद में अरब के बाकी देश ने कर्नल गद्दाफ़ी के इसी फार्मूला को फॉलो किया तेल के लिए और ऐसी शर्तों के साथ उन्होंने फिर अपने मुल्क में भी विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए जिससे उनको ही फ़ायदा हुआ। तो कहते हैं कि अरब मुल्क में तेल को लेकर जो एक नया एक सोच थी, जो मार्केट को लेकर और पैसे को लेकर, वो कर्नल गद्दाफ़ी की देन थी। इसके लिए गद्दाफ़ी की काफ़ी इज्जत की जाती है। तो लीबिया में अब पैसे आए, सब कुछ आए, फिर ये भी हुआ उसने बहुत सारे काम किए कि जैसे वहाँ पे एजुकेशन टोटली फ्री, अगर कोई शादी करता है और वो लड़का लड़की, तो उसको अलग रहने के लिए माँ बाप से, ताकि वो आज़ाद रहें, बाकायदा लीबिया सरकार ने मकान देने का ऑफ़र किया और हर दूल्हा दुल्हन को मतलब एक साथ मकान मिलता था। तो ये सारी चीज़ें चली, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर जब पैसे आए, पावर आए, उसके बाद कुछ चीज़ें बदलती गई और ख़ास तौर पर कर्नल गद्दाफ़ी की फिर अय्याशियों के चर्चे शुरू होने गए। विदेशी लड़कियों को अपना गार्ड रखना, बॉडीगार्ड बनाना, और ये सारे किस्से धीरे धीरे पश्चिमी मीडिया में और पश्चिमी देशों में काफ़ी जो है ये छाता गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, कर्नल गद्दाफ़ी ने कुछ ऐसे काम भी किए कि जिससे वजह से बहुत सारे देश नाराज़ होने लगे। जैसे जैसे गद्दाफ़ी पावरफुल होता गया और इस तेल के बाद फिर बहुत सारे पैसे आए और उस पैसे की वजह से उसके बहुत सारे बेटे थे। एक तो लीबिया में जो भी मेन चीज़ें थी, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर तेल का ठेका देना हो, ये जितने गद्दाफ़ी के बेटे थे ये सब उन्हीं को दिया गया। तो धीरे धीरे लगा कि अब ये एक परिवार के बीच में सिमटता जा रहा और इससे बेइंतहा पैसा कमाया। कई चीज़ें बीच में की जिससे विदेशी, ख़ासतौर पे पश्चिमी देश जो है नाराज़ हुए। जो भी गद्दाफ़ी के दुश्मन थे उनको यूरोप में घुसकर, अमेरिका में, कहाँ कहाँ अपने लोगों से उसने उनको मरवाया। तो ये सारी चीज़ें जो थीं, इसको लेके भी कुछ देश नाराज़ हो गए। धीरे धीरे कर्नल गद्दाफ़ी को लेकर लोगों की राय, देशों की राय बदलती गई।
ख़ास तौर पे कर्नल गद्दाफ़ी को लेके जो मेन खिंचाव आना शुरू हुआ वो एक आयरलैंड के IRA एक टेररिस्ट ग्रुप था। इसके अलावा फिलीपींस में अबू सयाफ, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप, इसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर दिया। कर्नल गद्दाफ़ी की कभी यासिर अराफात से भी नहीं बनी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि एक फ़लस्तीन होकर तुम और इतने सारे अरब देश मिले में और एक इजराइल को नहीं हरा सकते। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। यासिर अराफात की पॉपुलैरिटी को लेकर भी वो थोड़ा सा जेलस टाइप, तो इसलिए भी वो रिश्ते ठीक कभी रहे नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी की जिससे बाद में कई ये भी कहते हैं कि CIA ने कर्नल गद्दाफ़ी को सत्ता से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और कर्नल गद्दाफ़ी का धीरे धीरे सत्ता पे पकड़ मजबूत होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली और ये सारी चीज़ें जब हुई तो उससे उसकी अपनी एक छवि भी जो है वो ख़राब होती गई। ख़ास तौर पर जैसे पूरे तेल निर्यात का इसने ठेका अपने एक बेटे को दिया था, एक्सपोर्ट का काम दूसरे बेटे को, दूरसंचार तीसरे को, और वहाँ का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी इसी का बेटा। और इन सारी चीज़ों से जो पैसे कमाए, कहते हैं कि कर्नल गद्दाफ़ी के पास सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन यानी 350 अरब रुपए का सिर्फ गोल्ड था, सोना। 350 अरब रुपीज़, $7 बिलियन के सिर्फ गोल्ड थे। इसके अलावा 168 अरब डॉलर यानी करीब करीब 8400 अरब रुपीज़ पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे इसकी प्रॉपर्टी और संपत्ति थी, दुनिया के बड़े बड़े देशों में। तो ये इतने पैसे, और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें बीच बीच में आती रहीं, और इससे जो है लीबिया में जो जनता को मेन चीज़ चाहिए थी, एक तो डेमोक्रेसी नहीं, फिर ये जितने भी जो विरोध करते थे कर्नल गद्दाफ़ी उन्हें कभी माफ़ नहीं करता था। त्रिपोली जो कि लीबिया की राजधानी है, वहाँ पे एक बार एक यूनिवर्सिटी में हर जगह पे फ़ोटो लगे रहते थे, तो कर्नल गद्दाफ़ी की एक तस्वीर लगी हुई थी जिसको कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर कालिक पोत दी। ऐसे 4 स्टूडेंट थे। ये पता चला जैसे ही गद्दाफ़ी को, सुबह उन चारों स्टूडेंट्स की लाश उसी यूनिवर्सिटी के गेट पे फांसी के फंदे से झूल रही थी। तो वो इस तरीके से सज़ा देता था अपने दुश्मनों को, किसी को माफ़ नहीं करना, चाहे वो देश के बाहर भी हो, उनको ढूंढ ढूंढ के वो चुन चुन के फिर मारता था। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें आई। एक वहाँ पे एक बार एक जेल की बात थी कि एक जेल में करीब 1200 कुछ कैदी थे जिनको कतार से खड़ा करके गद्दाफ़ी के ऑर्डर पे, और जेल में जो कैदी थे ज़्यादातर उसकी दुश्मनी ये थी गद्दाफ़ी की कि ये लोग विद्रोही हैं और उसके सत्ता के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो उनको कतार से गोली मारी गई थी। और वर्ल्ड ह्यूमन जो राइट है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 1280 लोगों की मौत हुई थी, और बाद में उसी जेल के पास उन सबको गड्ढा खोद के दफना दिया गया। और उनके जब मिलने वाले आते थे, कहते हैं अगले 14 साल तक लोग मिलने वाले आते रहे, उनसे सामान भी ले लिया जाता था कि ये देना है हमारे कैदी को, वो सब, लेकिन कभी मिलने नहीं दिया गया। 14 साल के बाद उनके अपनों को पता चला था कि एक्चुअली 14 साल से जिनसे वो जेल में मिलने आ रहे हैं वो तो 14 साल पहले ही उसी जेल के अहाते में एक बराबर में उन सबको दफन कर दिया गया। तो जुल्म बढ़ता गया, लोगों को फिर आज़ादी थोड़ा लगे कि नहीं है, और एक डिक्टेटरशिप हो गई। इसी बीच 2011 में अरब देश में ट्यूनीशिया से एक क्रांति शुरू हुई तानाशाही के ख़िलाफ़। और ट्यूनीशिया से जो ये शुरू हुआ, तो ट्यूनीशिया में तो ऐसी बात है सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन ट्यूनीशिया के बाद इसका सबसे ज़्यादा असर लीबिया पे पड़ा, क्योंकि तब तक 42 साल हो चुके थे कर्नल गद्दाफ़ी को लीबिया पे हुकूमत करते हुए। और कर्नल गद्दाफ़ी कई बार ये बोल चुके थे जब ये हुआ था कि अगर वो ब्रिटेन की महारानी 50, 70, 80 साल राज कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। अगर थाईलैंड के शहंशाह वो 60-68 साल से कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं लीबिया पे इतने साल तक हुकूमत कर सकता हूँ। तो ये सोच थी। तो 42 साल हो गए ट्यूनीशिया में जो एक डिक्टेटरशिप को लेके लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद क्रांति वो पहुँची पहली बार लीबिया में। कुछ लोग लीबिया में सत्ता परिवर्तन और डेमोक्रेसी की मांग को लेकर शुरुआत में बहुत चंद मुट्ठी भर लोगों ने इसका धरना प्रदर्शन शुरू किया। उसी धरना प्रदर्शन के दौरान एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की, बेनगाजी शहर है एक लीबिया में, तो वहाँ फरवरी 2011 में उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को गद्दाफ़ी की जो सेना है वो गोली मार देती है, उसकी मौत हो जाती है। तब तक ये गद्दाफ़ी को एहसास नहीं था कि ट्यूनीशिया वाली चीज़ अब यहाँ होगी। जब उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की मौत की खबर आती है, इसके बाद फिर लोगों का भीड़ जुड़ना शुरू होता है और बहुत सारे लोग फिर अब गद्दाफ़ी के खिलाफ़ खुल के सड़कों पे आते हैं और उसकी लाश के साथ, और वो अलग अलग जगह पे
वो तहरीर चौक से लेके कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की डेथ के बाद अचानक लीबिया में एक क्रांति जाग जाती है और उन सब की एक ही मांग थी कि कर्नल गद्दाफी सत्ता छोड़ो। तब तक कर्नल गद्दाफी की कहानियाँ जो हैं वो बहुत सारी सामने आने लगी थी और उसमें मेन तौर पे जो चीज़ें थी उन्होंने भी लीबिया की जनता को बहुत भड़काया और उसकी वजह ये थी कि जो पैसे थे एक तो पूरी फैमिली में और जो रहन सहन का तरीका था वो अलग, अय्याशियों के किस्से वो अलग। कहते हैं कि कर्नल गद्दाफी की कई चीज़ें उसी वक्त सामने आई जब ये सारी विरोध और वहाँ प्रदर्शन शुरू हुआ सब कुछ। कर्नल गद्दाफी ने अपनी पूरी सिक्योरिटी में एक तो महिला फोर्स को लगा रखा था और कहते हैं कि वो उनके साथ उनका शोषण करता था। वो स्कूल जाता था कभी कभी दौरे करने के लिए तो वहाँ की बच्चियों के साथ भी शोषण करने की कहानी आई और शक इतना था कि वो जब बाद में गाड़ियों के काफिले में निकलता था तो उसके जैसे अगर एक कॉन्वॉय में 10 गाड़ियाँ हैं तो 10-10 करके 2 कॉन्वॉय निकलती थी, एक सेम रंग की गाड़ी सेम नंबर और उनमें से वो एक बैठता था। इवन जब वो प्लेन में उड़ता था तो एक प्लेन सेम 2 प्लेन उड़ा करते थे और उसमें से किसी एक में बैठता था और ये था कि एक प्लेन 2 घंटे के बाद वापस उड़ के जब लौट आता था तब उस प्लेन में कर्नल गद्दाफी बैठता था क्योंकि उसे डाउट था कि अगर उस प्लेन में किसी ने बॉम्ब फिट किया है तो 2 घंटे के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो जब 2 घंटे के बाद सही सलामत लौट आता था प्लेन तब वो उसमें बैठा करता था। मतलब वो इस तरीके का शकी था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ धीरे धीरे सामने आ रही थी और ख़ास तौर पर औरतों के लेके उसकी दिलचस्पी और उसकी ये सारी चीज़ें ये पूरे फॉरेन मीडिया में भरी पड़ी हुई थी। ख़ास तौर पर कर्नल गद्दाफी का एक शौक़ था कि दुनिया की जो पावरफुल लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं पावरफुल, उनके साथ दोस्ती करना वो उनका मुरीद हो जाता था। और एक बार इसमें एक किस्सा भी है कि एक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर थी मैडलिन अल्ब्राइट, तो उनका भी ये फ़ैन था। एक जर्नलिस्ट ने कभी कर्नल गद्दाफी से इंटरव्यू किया तो उसने उससे पूछा था कि क्या आप मेरा मैसेज अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर मैडलिन अल्ब्राइट तक पहुंचा सकते हैं। तो उसने अपना मैसेज दिया था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और अगर आपको भी मेरे प्रति ऐसी भावनाएं हैं तो अगली बार जब भी आप टीवी पे आएँ तो हरे रंग के कपड़े पहने। ये कर्नल गद्दाफी ने अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के लिए मैसेज भेजा था। अब ये पता नहीं कि अगली बार वो टीवी पे आए तो उन्होंने ग्रीन रंग का कपड़ा पहना कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे तब कॉन्डोलीज़ा राइस थी फॉरेन मिनिस्टर और उनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वो हमेशा कॉन्डोलीज़ा राइस के बारे में कर्नल गद्दाफी यही कहता था कि शी इज़ माई अफ्रीकन प्रिंसेस। और एक ख़ास चीज़ ये थी कि कर्नल गद्दाफी चूँकि एक सिरते एक जगह है लीबिया में, वहाँ के खाना बदोश बद्दू फैमिली से आता था जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वो एक ट्राइबल टाइप की पूरी फैमिली है, तो ये बद्दू फैमिली से था। लेकिन उसको अपने इस ट्राइबल और इस बद्दू फैमिली के आने पे बहुत गर्व था, बहुत वो हमेशा इसको मतलब एक उसकी तरह लेता था, इज़्ज़त की तरह। तो उस बद्दू फैमिली की ये थी कि ये लोग खाना बदोश होते थे तो जहाँ भी जाते थे तंबू लेकर जाते थे और जहाँ रात हुई तंबू गाड़ा वहीं सो गए वहीं रहते। कर्नल गद्दाफी ने इस परंपरा को अपने इस शासन के दौरान में भी हमेशा निभाया। वो जब भी उसके कोई मेहमान ख़ास आते थे चाहे फ़ॉरेन या उसके वो, तो वो अपने जहाँ पे वो रहता था महल उसके बाहर भी वो वैसे ही तंबू गाड़ता था। हालांकि वो बहुत ही महंगे टेंट होते थे, आलीशान। तो जब एक बार कॉन्डोलीज़ा राइस पहुँची थी तो उसने उन्हें तंबू में मिलने के लिए बुलाया था, तब कॉन्डोलीज़ा राइस ने मना कर दिया था और फिर वो उनको अपने महल में ले गया और महल में ले जाने के बाद फिर उसने दिखाया, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्डोलीज़ा राइस की फ़ोटो पिक्चर लगी हुई थी, उससे पता चला था कि वो कितना बड़ा फ़ैन है उनका। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ और उसकी लड़कियों को लेकर, गार्ड्स को लेकर, उसकी एक पूरी अपनी एक जो पर्सनल गार्ड्स थी वो ज़्यादातर लड़कियाँ हुआ करती थी, यूक्रेन की और कहाँ कहाँ बाहर से उसने बुला रखा था। तो अय्याशियों के किस्से, फिजूल खर्ची के किस्से, इतने पैसे फ़ॉरेन में इन्वेस्ट करने के किस्से, आज़ादी नहीं, उसको लेके फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक में गुस्सा हो रहा था। ट्यूनीशिया में उधर एक क्रांति शुरू हुई, वो फिर लीबिया पहुंची, लीबिया में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की मौत हुई। उसके बाद अब धीरे धीरे कर्नल गद्दाफी के ख़िलाफ़ एक मोर्चा लेना शुरू कर दिया लोगों ने। फरवरी 2011 में लीबिया में विद्रोह शुरू हुआ और फरवरी के बाद से लेकर ये अक्टूबर तक चलता रहा। इस दौरान में हालांकि जो कर्नल गद्दाफी की बीवी, बेटी और 1-2 बेटे,
ये अल्जीरिया निकल गए हालात को देखते हुए, चूँकि ज़्यादातर पैसे वैसे भी सब बाहर थे। 2-3 बेटे यहीं लीबिया में और कर्नल गद्दाफ़ी भी यहीं। उधर विद्रोही सेना और वो सारी चीज़ें मिलके लगातार लड़ाई लड़ रही थी। कर्नल गद्दाफ़ी उन पे दमन कर रहा था, विद्रोही जो थे उन्होंने अपना मोर्चा लिया, सेना बनाया। और इस बीच में जब इतने जुल्म होने लगे तो फिर नाटो की भी फ़ौज आई, जो अमेरिका और ये ब्रिटेन और ये सब मिलाकर, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए और कर्नल गद्दाफ़ी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तब नाटो फ़ौज और वहाँ के विद्रोही मिलकर लड़ रहे थे और कर्नल गद्दाफ़ी को धीरे धीरे ऐसा दिन आया कि जो लीबिया की राजधानी त्रिपोली, उस पर विद्रोहियों का नाटो का कब्ज़ा हो गया और कर्नल गद्दाफ़ी को अपना महल सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद ये भी खबर आई कि कर्नल गद्दाफ़ी शायद लीबिया छोड़कर भाग गया किसी और देश में, या अल्जीरिया चला गया अपनी बीवी के पास। लेकिन एक्चुअली वो कहीं भागा नहीं, बल्कि वो अपने होम टाउन सिरते पहुँच गया, जहाँ के जिस बद्दू फैमिली से वो आता था वो उसका होम टाउन था सिरते। तो लीबिया के इस शासक को लगा कि शायद उसके होम टाउन में लोग उसकी हेल्प करेंगे, तो अपने ख़ास गार्ड्स, आर्मी के लोग अपने बेटे, उनके साथ ये लीबिया से सिरते पहुंच गया। नाटो फौज लगातार ढूंढ रही थी। 20 अक्टूबर 2011, 20 अक्टूबर 2011 लगातार निगरानी हो रही थी, इसके हर चीज़ पे नज़र रखी जा रही थी, ढूंढा जा रहा था कहाँ है। अचानक नाटो फौज को नज़र आता है कि सिरते में करीब 25 से 30 गाड़ियों का एक काफ़िला बड़ी तेज़ी से सुबह 8:30 बजे गुजर रहा है। अब 25 से 30 गाड़ियों का काफ़िला वहाँ से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें किसी एक में कर्नल गद्दाफ़ी हो सकता है। तो फ़ौरन बमबारी की गई, गाड़ियों का आधा काफ़िला उड़ गया, जो बचे वो गाड़ी से निकले भागे, उनमें से एक कर्नल गद्दाफ़ी भी था। उसके बाद कर्नल गद्दाफ़ी अब सिरते अपने होम टाउन की गलियों में भाग रहा है। ख़तरा ये है कि दूसरी तरफ विद्रोही हैं जो उसको पकड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। एक तरफ नाटो की फ़ौज है जो आसमान से भी निगरानी कर रही है। भागते भागते ये गली में फिर लगता है कि कहीं फंस जाएगा। फिर चूँकि वो सिरते से वाकिफ़ था अच्छी तरीके से, एक 70 सेंटीमीटर का एक पाइप था जिसमें ये गली के पास जाता और फिर लगता है कि शायद इसके अंदर छुप जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, और वो उस पाइप के अंदर घुस जाता अपने 2-3 खास लोगों के साथ। इत्तेफाक से एक विद्रोही की नज़र पड़ जाती है, उस पाइप के अंदर कुछ लोगों के घुसते हुए देख लेता है। उस पाइप के अंदर जाने के बाद उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो एक तरफ से आप जा सकते थे, उसी तरफ से आप बाहर आ सकते थे, दूसरी तरफ से कोई रास्ता था नहीं। तो अनजाने में गद्दाफ़ी फंस गया उस पाइप के अंदर, क्योंकि निकलने का रास्ता एक और जिस तरह से निकलना था वहाँ पे विद्रोही सेना खड़ी हुई है। तो खैर इधर से गोली चलाई गई पाइप के अंदर, उधर से भी गोली चली। थोड़ी देर के बाद फिर उधर से कुछ आवाज़ आई और एक शख्स बाहर निकला। विद्रोहियों ने उसे गोली नहीं मारी, उससे पूछा कि अंदर कौन है, तब उसने बताया कि कर्नल गद्दाफ़ी है। फिर इसने कहा कि ठीक है, उनको जाके मैसेज दो कि वो सरेंडर कर दें तो नहीं मारेंगे। वो अंदर जाता है। इसके बाद कर्नल गद्दाफ़ी दोनों हाथ उठाकर उस पाइप से बाहर आता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है विद्रोही सीधे दोनों पैरों में गोली मार देते हैं ताकि वो भाग ना सके। अब वो अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसके बाद तलाशी ली जाती है। कर्नल गद्दाफ़ी का अपना एक पर्सनल रिवॉल्वर मिलता है जो सोने का था, और साथ में 2 सैटेलाइट फ़ोन। अब जितने विद्रोही थे वो कर्नल गद्दाफ़ी को देख के पागल हो जाते हैं। कोई उसका बाल नोच रहा है, कोई दाढ़ी नोच रहा है, और कुछ हर एक कोई छीनना चाहता है कर्नल गद्दाफ़ी को अपने पास। इस दौरान में नाटो फौज दूरी पे थी, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था। सैटेलाइट फ़ोन बज उठता है। जब सैटेलाइट फ़ोन बजता है तो वो एक्चुअली कॉल जो था वो अल्जीरिया से गद्दाफ़ी की बेटी का था, और उसकी बेटी चूँकि हर पल जानकारी ले रही थी, हालात ख़राब थे कि वो ठीक है कि नहीं है। तो वो फ़ोन दोनों विद्रोही के पास था, सेना के पास। पहली बार में फ़ोन कट जाता, वो उठाता नहीं है। उसके बाद फिर वो कोई उसको लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, और कर्नल गद्दाफ़ी लगातार उसके सर के ऊपर भी पिस्टल तनी हुई कि मुझ पे रहम करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये उसकी लास्ट में आवाज़ है। ये पूरा वीडियो भी है। जब ये सब कुछ हो रहा था तभी वो सैटेलाइट फ़ोन दोबारा बज उठता है। दोबारा बजता है तो फिर वो विद्रोही जो सेना का था वो उस फ़ोन को इस बार उठाता है गद्दाफ़ी के सामने, और वो जानता है कि ये गद्दाफ़ी की बेटी है। तो वो कहता है सब कुछ ख़त्म हो गया, वो मारा गया, और ये कह के वो फ़ोन काट देता है। इसके बाद सभी अभी ये था कि कौन गद्दाफ़ी को ले जाएगा, किसके आपस में छीना झपटी हो रही थी। तभी एक विद्रोही बिना कुछ सोचे समझे जो पास में ही खड़ा था पिस्टल उठाता और सीधे गद्दाफ़ी के सर में गोली मार देता है। खूनम खून पहले ही से, चूँकि इतनी लोगों ने मारा, पैरों में गोली थी, दोनों पैर में, और वो सर में गोली मार देता है। इसके बाद फिर वहाँ पे जश्न मनाया जाता है। फिर
जो नाटो की फ़ौज थी वो वहाँ पहुँचती है और फिर लाश को अपने कब्ज़े में बड़ी मुश्किल से लेती है और उस लाश को ले जाके वहाँ के एक स्लॉटर हाउस बूचड़ खाने में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई आर्मी के तमाम लोग थे ताकि वो सेफ रहे। नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल जो लीबिया की बनी थी सत्ता परिवर्तन और लीबिया में से कर्नल गद्दाफ़ी को हटाने के लिए, गद्दाफ़ी की मौत के बाद कुछ घंटे बाद वो ऐलान करती है गद्दाफ़ी की एक मौत की और दूसरी कि अब लीबिया जो है वो आज़ाद हो गया। इसी सिरते में उस दिन गद्दाफ़ी का एक और बेटा मारा जाता है, 2 बेटा और बाद में पकड़ाता है, एक की फिर मौत होती है। बट बीवी और बेटी और एक बेटा ये लोग अल्जीरिया में पनाह ऑलरेडी ले चुके थे और उनको ये शर्त थी कि वो कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे, लीबिया के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, इसी शर्त पे उनको वहाँ पनाह दी गई, तो वो वहीं है। तो इस तरीके से 42 साल तक लीबिया पे हुकूमत करने वाला शख्स अपने ही होम टाउन सिरते में जब मरा तो उसके कपड़े मट्टी से सने हुए थे, हमेशा अच्छे परफ्यूम लगाने वाला, उसको शौक़ बहुत है खुशबू की, उसके बदन से जो वहाँ पे विटनेस थे बता रहे थे पसीने और खून की बदबू आ रही थी और एक अजीब हाल में उसकी मौत हुई। कई दिनों के बाद, हालांकि उसने एक वसीयत की थी कि मेरी लाश जो है मेरे होम टाउन सिरते में मेरे फैमिली वाले जहाँ पे वहाँ दफनाया जाए, तो बहुत दिनों तक लाश को रखा गया और ये भी था कि लाश को दफनाते वक्त लोग भड़क ना जाए, तो बहुत खामोशी से बाद में उसको दफनाया गया। तो इस तरह 42 साल तक हुकूमत करने वाला लीबिया पर 42 साल के बाद अपने अंजाम को पहुंचा। हालांकि उसके इंडिया के साथ भी जो है रिश्ते कभी अच्छे रहे कभी बुरे रहे। इंदिरा गांधी के साथ रिश्ते अच्छे थे और इंडिया को लेके कभी वैसे उसका दूसरा रुख देखने को मिला नहीं। लेकिन 42 साल तक हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से लीबिया के लोग नाराज़ थे और जिस तरीके से फिर अरब क्रांति, उसके बाद ट्यूनीशिया में ये क्रांति शुरू हुई, उसका खात्मा उस वक्त आकर कर्नल गद्दाफ़ी की मौत लीबिया की आज़ादी से हुई। फिर वहाँ पे बाकी मुल्कों के निगरानी में नई सरकार बनी। हालांकि अब भी ये कह रहे हैं कि हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं लीबिया के। तो ये थी पूरी कहानी। अब दीपक से कहूँगा कुछ सवाल फटाफट जल्दी। हाँ बताओ। तो शिव यादव जी का सवाल है सर, एक तख्ता पलट गद्दाफी ने कैसे किया जबकि पावर तो उस समय प्रेसिडेंट के पास थी, आर्मी पुलिस सब उसके पास थी। जब इदरीस प्रेसिडेंट थे लीबिया के 1969 की बात बता रहा हूँ, तबीयत ख़राब थी, टर्की गए। ये कैप्टन 27 साल उम्र थी तब कर्नल गद्दाफ़ी की जब तख्ता पलट किया था और जब इस लीबिया की गद्दी पे बैठा था तो उसने सारे लोगों को साजिश रची और चूँकि आर्मी में सेना में उसकी सारी चीज़ें, वहाँ पे प्रेसिडेंट और कोई नहीं, उस वक्त सब कुछ सिर्फ इदरीस राजशाही परिवार का था। तो बिना खून बहाए हुए ये सत्ता परिवर्तन हो गया था और इदरीस को बता दिया गया था कि आप यहाँ से बाहर किसी भी मुल्क में पनाह ले सकते हो, आप यहाँ से चले जाओ वरना फिर अंजाम बुरा होगा, और तख्ता पलट कर दिया गया। तो उसमें कोई खून नहीं बहा। 1969 में इदरीस की तख्ता पलटी हुई और कर्नल गद्दाफ़ी ने जो है वो नया शासक बना। सर भगवंत राय जी कह रहे हैं सर उस सूर्या कनाडा में है और रोज ट्रक चलाते हैं 1100 किलोमीटर यूएसए से कनाडा और रोज क्राइम तक को ट्रक चलाते हुए रिपीट करके कई सारी स्टोरीज सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं। भगवान जी, हाँ भगवंत राय जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। लेकिन थोड़ा अपना ख्याल रखिए, आप ड्राइविंग करते वक्त ध्यान इधर उधर न बटे। कहानी आप कभी भी सुन सकते हैं वापस जाकर इसमें क्राइम तक में। ऐसा नहीं है कि एक बार अभी मैं लाइव सुना रहा हूँ इसके बाद उड़ जाता है, बट पहले अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह ड्राइविंग करते वक्त न सुने। सक्षम जी का सवाल है सर, क्या गद्दाफी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों का रेप करता था? क्या उसकी सारी पर्सनल बॉडीगार्ड खूबसूरत महिलाएं थीं? इस बात में कितनी सच्चाई है? कर्नल गद्दाफ़ी को लेकर जो कहानियाँ, एक तो उसके हरम आए, जब वो मौत हुई उसके बाद मीडिया वहाँ तक गई थी। कर्नल गद्दाफ़ी ने लड़कियों के बहुत शोषण किए, ये सच है। कई स्कूल की बच्चियों की कहानियाँ आई सामने, उन्होंने फ़ॉरेन मीडिया गई थी, इंटरव्यू किया था, और जो उसको गार्ड थी सारी, वो वाकई सिर्फ यूक्रेन और बाहर से लाला कर रखता था, जो पर्सनल उसकी बॉडीगार्ड थी। तो कर्नल गद्दाफ़ी के अय्याशियों को लेकर काफ़ी किस्से हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं, कई किताबें आई हैं, उसमें सारी डिटेल्स में लिखी हैं। सर सुंदर बागवान जी यानी कि उनका एक दोस्त है जो वारदात का बहुत बड़ा फ़ैन है, नाम है श्रवण वैष्णव। सर मेरा एक सवाल भी है, सर गद्दाफी को इतना डर था कि कहीं कोई बॉम्ब ना लगा दे, तो सर उसने ऐसे काम क्यों किए? एक तो श्रवण थैंक यू यार वारदात के लिए, और सुंदर बागवान डर और ये सारी चीज़ें क्यों किए? जब पावर और सत्ता होता है और आदमी नशे में चूर होता है तो बहुत सारी गलतियां करता है। कर्नल गद्दाफ़ी ने जब लीबिया की हुकूमत संभाली 69 में, तब लगा था लोगों को कि एक बदलाव आएगा, एक तब्दीली आएगी, लोगों को अच्छा हो। उसने कई काम किए भी अच्छे, जैसे लीबिया की इकनॉमी को उठाने वालों में कर्नल गद्दाफ़ी का हमेशा नाम आ जाता है।
जबकि अरब के कई और देश हैं जो कर्नल गद्दाफ़ी को इसका क्रेडिट देते हैं कि उनकी तेल को जो सही मानों में जो रेट और सब कुछ मिलना चाहिए वो गद्दाफ़ी की उस सोच का नतीजा है। लेकिन अच्छे काम के साथ उसने बुरे काम भी इतने किए कि आखिर में 42 साल के बाद तख्ता पलटना पड़ा। अब कई चीज़ें थी, एक दौर ऐसा भी आया था कि जब उसे लगा कि धर्म के नाम पे ही लोगों के इकट्ठा करें। दो पॉलिसी थी वहाँ पे, जो एक तो ये बद्दू अलग अलग कास्ट के लोग, मतलब कबीले के, उनको आपस में लड़वाओ और आप सत्ता का सुख भोगो, एक उसकी फ़िलॉसफी थी। दूसरा फिर उसे लगा कि नहीं, रिलीजन और इस्लाम के नाम पे सबको इकट्ठा रखते हैं। तो एक ऐसा भी वक्त आया था जब उसने कैलेंडर से सारे जो मंथ के नाम अंग्रेज़ी में हैं वो सारे लीबिया में उसको उड़ा दिया गया और वो एक नया नाम डाला गया। जैसे आप किसी भी ज़ुबान में जनवरी को आप जनवरी कहेंगे, चाहे उर्दू में लिखें या अरबी में, बट उसने, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर उसने जनवरी का नाम जनवरी अपने हिसाब से रखा, फरवरी अपने हिसाब से। तो कैलेंडर में पूरे डेट, तारीख, मंथ, इन सब के नाम उसने बदल डाले थे सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए। सर भगवंत राय जी कह रहे हैं कि सर मैं देख नहीं रहा, बस सुनता हूँ और रेडियो टाइप की। अच्छा, भगवंत राय जी आप रेडियो की तरह सुनते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हुए भी कई बार ध्यान भटकता है, इसलिए लेकिन अपना ख्याल रखिए आप। सर विपुल कुमार झा जी का सवाल है, सर क्या किम जोंग उन के बजाय और कोई डिक्टेटर जिंदा है अभी भी? किम जोंग उन की वजह अभी हैं, कई डिक्टेटर हैं अभी दुनिया में, और मैं आपको जल्दी सुनाता हूँ, लिस्ट भी लेकर आता हूँ। सर शिव यादव जी कह रहे हैं कि आजकल आप नाम बहुत कम ले रहे हैं, क्या बात है? अरे शिव यादव जी, ऐसा नहीं है, मैं तो धड़धड़ा के, आप बताइए इसमें क्या जाता है। सर अडोल्फ हिटलर के ऊपर कहानी सुनना चाहते हैं सौरभ रावल। चलिए, आप सब मुझे हिस्टोरियन बना के छोड़ेंगे, किसी ने कहा भी था मुझे अभी। सर गांधी ठीक है, की death story। हिटलर की भी सुनाता हूँ आपको कहानी जल्दी। सर सुनाव सिंह कह रहे हैं गांधी जी की डेथ स्टोरी। सुनाम सिंह जी, मैंने गांधी जी की डेथ की पूरी स्टोरी सुनाई है। इसी क्राइम तक में आप जाएंगे, आपको मिलेगा आखिरी 3 दिन की पूरी साजिश, प्लानिंग, कैसे कत्ल हुआ, कहाँ से रिवॉल्वर खरीदा गया, कहाँ पे प्रैक्टिस की गोली चलाने की पूरी कहानी है इसमें। सर रमेश शुक्ला, नीरज कुमार, कुंदन कुमार, सबका रमेश कुमार, नीरज शुक्ला, चंदन कुमार, कुंदन कुमार, अंकुश राजपूत, अंकुश राजपूत जी, अमनदीप थैंक यू वेरी मच। अमनदीप जी, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैच का एंजॉय कीजिए अभी थोड़ा, मुझे पता भी नहीं है स्कोर कितना हो गया। 4 विकेट गिरे। 4 विकेट गिर गए, वेरी गुड। अब मैं जाता हूँ, बाकी के विकेट गिरा के आता हूँ, तब तक थैंक यू वेरी मच।